नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्तम पाठशाला पर स्वागत है। और हम सामान्य विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे। आप जिस तरह से प्रत्येक टॉपिक के बाद आपका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और हम भी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ और भी बेहतर क्लास करने की कोशिश करेंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता प्रथम पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आनुवंशिकता। क्या रहेगा? आनुवंशिकता। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो रहेगा हमारा आनुवंशिकता। आनुवंशिकी या इसका जो अध्ययन है वो आनुवंशिक अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों देखिएगा, आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता के बारे में हम जानकारी करने से पहले हमें दो चीजों की देखिए, अगर बात करें सर्वप्रथम प्रयोग, ये प्रश्न आता है सर्वप्रथम इस पर प्रयोग किसने किया था? तो आपके किया था वाटसन ने। सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता यदि आपसे पूछे कि आनुवंशिकता पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे वो थे आपके वाटसन। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछते हैं, ये जो शब्द है आनुवंशिकी या आनुवंशिकता, ये जो शब्द है सर्वप्रथम जो शब्द किसने दिया था, इस शब्द को किसने दिया था? ये जो शब्द दिया था ये दिया था बेटसन ने। इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था। यदि बात करें अध्ययन की कि इसका अध्ययन किसने किया था, तो इसका अध्ययन किया था ग्रेगर जोहन मेडल ने। ये एक ऑस्ट्रिया के पादरी थे, ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। ये भी प्रश्न आता है कि कहां से रिलेटेड थे, तो अपने जो ग्रेगर जोहन मेडल थे वो ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। यदि आपसे पूछे कि आनुवंशिक या जेनेटिक्स, तीसरी सबसे पूछी जाती है ये शब्द किस भाषा का है। ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यदि आपसे इसका अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है उत्पत्ति, या हम इसको बोलते हैं पीढ़ी, यानी कि वे लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर स्थानांतरित होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आनुवंशिकी कहलाता है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जेनेटिक्स क्या है, ये किस भाषा का शब्द है? देखिए ग्रीक भाषा का शब्द है और इसकी अर्थ होता है वो होता है उत्पत्ति या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज स्थानांतरित होती है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपके वाटसन ने किया था। सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेडल ने इसका अध्ययन किया था। और आनुवंशिकता का मतलब होता है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उनका अध्ययन जिसके शाखा के तहत किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके तहत इनका जब अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं आनुवंशिकी या आनुवंशिकता। तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी बात और करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं तो आनुवंशिकता के तीन प्रकार की बात आते हैं। तीन प्रकार की आनुवंशिकता के हम बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें अध्ययन, या हम कहते हैं आनुवंशिकी का पिता, ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं प्रयोगात्मक
आनुवंशिकी, और तीसरा पूछा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी। ये तीनों चीजें आपसे बार बार पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाता है, बात आती है जब आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल को। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, एक पादरी थे ऑस्ट्रेलिया के, और इसने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। किस पर किया था, मटर के पौधे पर। हमारा पूरा चैप्टर इसी पे रहेगा, हम इसके बारे में पूरे चैप्टर के माध्यम से चर्चा करेंगे। दूसरा आता है प्रयोगात्मक आनुवंशिकी। देखिए, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जो जनक है वो आपसे पूछते हैं, इसका जो जनक थे वो थे मार्गन। इनके जो जनक थे वो कौन थे, आपके मार्गन, और इनका पूरा नाम होता है टीएच मॉर्गन। तो प्रयोगात्मक यानी प्रयोग करके आनुवंशिकी का जो किया था अध्ययन, वो सबसे पहले किसने किया था, मार्गन ने किया था। और यदि आधुनिक आनुवंशिकी की बात आए तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक है वो किसको कहते हैं, बेटसन को कहा जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम शब्द भी किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। और आनुवंशिकी का, आधुनिक आनुवंशिकी का यदि जनक आता है बेटसन, और कई बार है वो कुछ गाइडों में या कुछ जगह आपको टीएच मॉर्गन, अगर बेटसन ऑप्शन में नहीं हो और फिर अगर आपको टीएच मॉर्गन का ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको क्या करके आना है, टीएच मॉर्गन ऑप्शन में अगर है और बेटसन नहीं दिया हुआ है तो हमें टीएच मॉर्गन को इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आधुनिक आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग या जनक, और प्रयोगात्मक आनुवंशिकी और आधुनिक आनुवंशिकी की बारे में आपसे विशेष तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीनों ही प्रश्न आपको अच्छे से क्या है, याद रखने हैं। अब हम जब बात करते हैं कि किस भाषा का, अब हम कुछ परिभाषा की यदि बात करें, आनुवंशिकी की परिभाषा की हम बात करते हैं, तो देखिए परिभाषा के अंदर क्या आता है, परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसमें दो प्रकार की परिभाषा करते हैं। सबसे पहले आता है आनुवंशिक लक्षण। ध्यान करना, क्या होता है आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, वे लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं यानी कि स्थानांतरित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लक्षण प्रकट होते हैं वे लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और ध्यान करना, इनके संचरण की विधि, इनके संचरण की विधियों, सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो आपका कहलाता है आनुवंशिकता। यानी कि जो लक्षण आपके सामने हैं, विशेष प्रकार के लक्षण, जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम, जो ये लक्षण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम मनुष्य, तो मनुष्य के अंदर जो संतान उत्पन्न होती है, मान लीजिए कोई पिता है, पिता से होने वाली जो संतान है, उस संतान के अंदर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, और उसके बाद उसकी संतान है, उसके अंदर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इन लक्षणों की वंशागति होती है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, इनकी वंशागति हो रही है। ठीक है ना, इनकी क्या हो रही है, वंशागति हो रही है, एक लक्षण दूसरी पीढ़ी से पहुंच रहे हैं। तो ये पहुंच कैसे रहे हैं, इनके संचरण एवं इनके सिद्धांतों का जब अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण संचरित हो रहे हैं, उन लक्षणों का संचरण कैसे हो रहा है, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरी यदि हम बात करें, हम अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो क्या आता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा
जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है आपकी? आनुवंशिकी कहलाती है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा की क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम वंशानुगति। वंशानुगति का मतलब होता है वंशानुगति का मतलब होता है वंशागति या वंशानुगति क्या होती है कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। वंशागति का मतलब है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उनको हम बोलते हैं वंशागति। यानी कि एक वंश से दूसरे वंश के अंदर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिता है, उसकी आंखों का रंग भूरा है और उसके होने वाली संतान की आंखों का रंग भूरा है, और उसके बाद उसकी होने वाली आंखों के रंग संतान का भी आंखों का रंग भूरा हो रहा है। यानी एक विशेष लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। उसको हम बोलते हैं वंशागति। ठीक है ना? वंशागति की यदि हम जब बात करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले जो लक्षण है वो वंशागति कहलाते हैं। ध्यान करना, वंशागति का दूसरा मतलब होता है माता पिता के समान लक्षणों का प्रकट होना। समान लक्षणों का प्रकट होना, यानी माता पिता के जो समान लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो प्रकट हो रहे हैं उसको हम वंशागति कहते हैं। कि विशेष प्रकार के जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे माता पिता उसी के समान लक्षण इसके होने वाली संतान के अंदर यदि प्रकट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं वंशागति। ठीक है ना? ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है आनुवंशिकता का आधार। आनुवंशिकता का जो मुख्य आधार है वो किसको कहते हैं? वंशागति को कहते हैं। आनुवंशिकता का मुख्य आधार किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता का जो मुख्य आधार होता है वो कौन होता है? आनुवंशिकता का जो मुख्य आधार होता है वो आपका होता है वंशागति या वंशानुगति, यानी कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो रहे हैं। अब बात करते हैं वंशागति की, थोड़ा सा और देखते हैं डिफरेंस में। वंशागति का मतलब है कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्य आपके प्रकट हो रहे हैं वो वंशागति है। और वंशागति, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी शब्द आपसे पूछ ले कि हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था आपके स्पेंसर ने। हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? आपके स्पेंसर ने दिया था। कि हेरिडिटी क्या है, यानी कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वंशागति कहलाते हैं। और हेरिडिटी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ये प्रश्न आ सकता है। सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? वंशागति शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? आपके स्पेंसर ने दिया था। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये हो गया माता पिता के समान लक्षणों का प्रकट होना। माता पिता के समान लक्षणों का प्रकट होना। क्लियर? दूसरा आता है विभिन्नताएं। विभिन्नता का मतलब होता है माता पिता के समान लक्षणों का प्रकट न होना। माता पिता के समान लक्षणों
का प्रकट न होकर अलग अलग लक्षण प्रकट होना, अलग अलग लक्षण प्रकट होना। देखिए कई बार ये होता है, माता और पिता दोनों का रंग श्वेत है, होने वाली संतान का रंग काला हो सकता है। होने वाली संकेत जैसे माता पिता की आंखों का रंग काला है, होने वाली संतान की आंखों का रंग भूरा हो सकता है। यानी कि कुछ विशेष लक्षण है जो उनके समान प्रकट न होकर उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, वैसे के वैसे लक्षण प्रकट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं विभिन्नता। तो समान वंशागति और विभिन्नता का जो अध्ययन है किसके अंदर किया जाता है, आपके आनुवंशिकता में किया जाता है। माता पिता के समान लक्षण प्रकट न होकर अलग अलग लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाता है, आपका विभिन्नता कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपका क्या रहेगा कि इनका कारण क्या रहता है। यानी वंशागति और विभिन्नता का जो मुख्य कारण है, विभिन्नता का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, एक तो होता है आपका लैंगिक जनन। यानी कि जब जनन की बात आती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उस समय ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा आता है उत्परिवर्तन। दूसरा किसके कारण से, उत्परिवर्तन के कारण से। यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, एक हम इसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो इन परि और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक रहता है वो रहता है पर्यावरण। यानी कि जिस वातावरण में रहता है होने वाली संतान के ऊपर वातावरण का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है। अलग अलग वातावरण में जो संतानें हैं वो अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग उस पर इफेक्ट होते हैं। यानी कि अधिक गर्मियों के स्थान पर रहने वाले लोग हम कहते हैं कि अधिक काले रंग के होते हैं, और ठंडे मौसम में रहने वाले लोगों के रंग है वो श्वेत होते हैं। तो कुछ अलग अलग स्थान विशेष के जो लक्षण हैं वो भी आपको इफेक्टिव करते हैं, किसको, विभिन्नता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है, एक आपका लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आपका उत्परिवर्तन, तीसरा आपका आता है पर्यावरण। ये तीनों चीजें ही आपसे पूछी जा सकती है कि परिवर्तन यानी विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या होता है, कि ये विभिन्नताएं किसके कारण से उत्पन्न होती है। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ये प्रश्न आ जाएगा निम्न में से विभिन्नता उत्पन्न करने का कारण नहीं है, अलैंगिक जनन आ जाए, कभी नहीं होगा। अलैंगिक जनन में कोई विभिन्नता का इफेक्ट नहीं होता, या कोई और ऑप्शन बना के आपसे प्रश्न दिया जा सकता है। तो ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। अब हम बात करने जा रहे हैं आनुवंशिकता की। जब हम बात करेंगे पूरी आनुवंशिकता पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ परिभाषाएं या कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला चीज आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कारक। कारक क्या होता है, ठीक है ना। कारक होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। कारक क्या है, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित है, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचना। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचना यानी कि जिनके द्वारा आनुवंशिक लक्षण संचरित होते हैं उनको नियंत्रण कौन करता है, उनको हम बोलते हैं कारक। और ये कारक शब्द किसने दिया था, ये शब्द आपके दिया था मेंडल ने। कारक शब्द किसने दिया था, मेंडल ने। यदि हम बात करें आधुनिक की, यदि हम बात करें आधुनिक की, तो ये जो कारक है ये आधुनिक में क्या कहलाता है, आपका जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और ये जो जीन है, ये जीन क्या होता है, स्वयं एक डीएनए का खंड होता है, डीएनए का खंड या भाग होता है। यानी कि जो एक आनुवंशिक जो लक्षण प्रकट होते हैं वो डीएनए के ही खंड होते हैं। विशेष प्रकार के जो भाग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं। तो आधुनिक परिभाषा के रूप में सबसे पहले कारक शब्द किसने दिया था, कारक किसने माना था। यानी ये प्रश्न आ जाता है कि जीन को सर्वप्रथम कारक किसने कहा, तो कारक कहा था आपके ग्रेगर जॉन मेडल ने। जबकि आधुनिकता की बात करें तो ये जो कारक होते हैं क्या है, जीन के ही खंड होते हैं, जीन को ही कारक कहा गया था। और जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये प्रश्न आ सकता है। ये शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था।
जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। आप ध्यान रखना, जीन शब्द जॉनसन ने दिया था, जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अब जीन शब्द क्या होते हैं? ये जो विशेष लक्षण प्रकट करते हैं, ये जो होते हैं, इनके अंदर विशेष प्रकार के जो लक्षण होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, वे लक्षण जीन के ही होते हैं। जीन क्या है? उत्परिवर्तन की अपने गुणसूत्रीय परिवर्तन जो होते हैं उनकी इकाई भी मानते हैं। यानी कि गुणसूत्रीय विकास जो उत्पन्न होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उनको ये कहते हैं। तो कारक शब्द इंपॉर्टेंट है। कारक क्या है? आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई होती है वो कारक होती है। और इन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे आधुनिक में किस नाम से जाना जाता है? जीन कहते हैं। जीन वास्तव में क्या होते हैं? डीएनए का खंड या भाग होता है। और जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो जीन शब्द आपके सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन शब्द दिया था। ठीक है, इसके ध्यान रखना, ये जो जीन है, ये जो आपके जीन है, इनकी मुख्य बातें, एक चीज और ध्यान रखना, जीन क्या होते हैं? जीन के बारे में हमने, एक तो डीएनए खंड होता है, दूसरा इसके बारे में कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कहां मिलते हैं? कोशिकाओं के गुणसूत्र में उपस्थित। जो प्रत्येक जीव होता है उसकी कोशिकाएं होती हैं, उन गुणसूत्रों में ये क्या होते हैं? उपस्थित जो भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। दूसरी यदि इसकी बात करें, प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन निर्मित होती है, उस प्रोटीन को निर्मित करने के जो निर्देश हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? जीन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा, शारीरिक विशेषताओं का नियंत्रण। शारीरिक विशेषताओं का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? आपका जीन करता है। हमारे शरीर के अंदर जो शारीरिक विशेषताएं होती है, शरीर की अलग अलग विशेषताएं, बनावट, संरचना, रंग, रूप, आकार, विशेषताओं की यदि बात करें तो जैसे देखना, रंग, रूप, आकार, ये कुछ विशेषताएं होती है, इन पर नियंत्रण कौन करता है? आपका जीन करता है। दूसरा, पीढ़ी दर लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण जो करता है वो भी आपके कौन करते हैं? संचरण भी आपके ये जीन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है जीन के बारे में। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जीन के बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होगी? एक तो जीन शब्द की सबसे पहले जीन को कारक किसने माना था? तो आपके मेंडल ने माना था। आधुनिक में इसको किस नाम से जाना जाता है? जीन के नाम से। जीन वास्तव में क्या होता है? डीएनए का खंड या भाग होता है। इसके शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए हमारी कोशिकाओं के गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं, प्रोटीन बनाने के निर्देशित करते हैं, शारीरिक विशेषताओं का नियंत्रण करते हैं, साथ ही साथ लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का काम भी वो मुख्यतः किसका होता है? हमारे जीन का होता है। तो जीन से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये परिभाषिक शब्दावलियां हैं जो हम इस चैप्टर के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस चैप्टर में आगे जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वहां ये परिभाषिक शब्दावलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आने वाली परिभाषिक शब्दावलियां हैं और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं जीन के बारे में। आनुवंशिकता की इकाई की जो इकाई है, यानी कि जो यूनिट है मुख्य, आनुवंशिकता की जो मुख्य यूनिट या मुख्य इकाई है वो भी किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। तो ये हो गया अपना इतना इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरी हम बात करेंगे लक्षण। दूसरा हम बात कर रहे हैं लक्षणों की। लक्षण क्या होते हैं इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, लक्षण। अब लक्षण का मतलब ये होता है कि जो विशेष चीजें हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो रही है, और ये प्रकट किस प्रकार से हो रही है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान करना, जो हमने जीन पढ़ा है उन जीनों की जो अभिव्यक्ति होती है, जीनों की अभिव्यक्ति, जीनों की जो अभिव्यक्ति होती है वो आपका क्या कहलाते हैं? लक्षण। यानी कि जीन के द्वारा एक स्थान से ट्रांसफर जब हो रहा है, कौन कौन से लक्षण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई पिता है, उस पिता से उनके कुछ विशेष लक्षण हैं,
वो लक्षण है किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी होने वाली संतान में। तो इसके अंदर कौन से लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, उन लक्षणों की जो अभिव्यक्ति है, ये जो विशेष जो लक्षण है ये कहलाते हैं लक्षण, और इनकी अभिव्यक्ति कौन करता है, जीन। यानी किस प्रकार का, जैसे लक्षण की बात करें तो जैसे रंग है, ठीक है ना, आकार है, या कोई और इसी प्रकार से, यानी कि और विशेष प्रकार के जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो वो जो लक्षण किस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति को दर्शाने को हम बोलते हैं ट्राइड या लक्षण। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वो स्थानांतरित हो रहे हैं लक्षण, ठीक है ना। पीढ़ी दर लक्षणों का स्थानांतरण साथ। अब ध्यान करना, जो मेंडल थे, जब हम मेंडल का प्रयोग पढ़ेंगे, मेंडल इनका जब हम प्रयोग पढ़ेंगे तो इनके प्रयोग में हम क्या देखेंगे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया था। कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। किसने, मेंडल ने जो अध्ययन किया था उसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, और इसने अपना अध्ययन किस पे किया था, मटर पे अध्ययन किया था। और मटर को क्या बोलते हैं, पेसाइवम सेटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम पेसाइवम सेटाइवम। मटर के पौधे पर जब अध्ययन किया था तो उसके मुख्य जो भाग होते हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुनकर उस पर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। हम मेंडल के प्रयोग में इसको पूर्णतः पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लक्षण क्या होते हैं, जो जीन के ही अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाती है, लक्षण कहलाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं और किस प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो उनको अभिव्यक्ति को क्या कहा गया था, लक्षण कहा गया था, ठीक है ना। तो लक्षण के अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का, जैसे इनकी पत्ती का रंग, फूल का रंग, इसकी स्थिति, इनके बीज के आकार कैसे होते हैं, इस प्रकार के जो लक्षण हैं उन्होंने इस पर अध्ययन किया था। तो जो लक्षण है उनकी जीन की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके लक्षण कहलाते हैं। अब समझना, इसके बाद जब हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे विकल्पी। क्या होते हैं विकल्पी, विकल्पी या इसको हम बोलते हैं एलील। विकल्पी या एलील के बारे में आप अच्छे से ध्यान करना, यहां से प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है एलील के बारे में। देखिए इसको क्या कहते हैं, वैकल्पिक रूप। वैकल्पिक, इसको वैकल्पिक रूप भी बोलते हैं, इसको संस्करण भी कहते हैं, वैकल्पिक रूप भी कहते हैं, संस्करण भी कहते हैं। या जो लक्षण है, जो जोड़े के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो वैकल्पिक कहलाते हैं, या हम कहते हैं एलील या वैकल्पिक रूप, संस्करण या 2 से अधिक रूप, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक जो विकल्प होते हैं उनको हम एलील बोलते हैं। यानी कि जब लक्षणों की मशागती होती है तो एक जोड़ी लक्षण है, जोड़ी के रूप में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनको हम एलील बोलते हैं। यानी कि जोड़ी के रूप में जो लक्षण है, जोड़ी के रूप में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनको हम एलील या विकल्प बोलते हैं। जैसे हम मटर की, अपने मेंडल की बात करेंगे, जैसे हम कहते हैं शुद्ध पौधा, ठीक है। अब ये शुद्ध पौधे के हम लक्षण अगर बात करें तो मान लो इसमें देखना 2 ले लिए, जैसे हमने टी शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ये आपका क्या हो गया, शुद्ध लंबा, और ये हो गया आपका शुद्ध बोना। अब इनके जो विकल्प है, ये जो है ये आपके क्या कहलाएंगे, एलील या विकल्प कहलाते हैं। ये जो आपके हैं वो क्या कहलाते हैं, विकल्प कहलाते हैं। ये जो पूर्णतः जोड़ा बना ये आपका एलील या एक क्या कहलाता है, विकल्प कहलाता है। जो अलग अलग लक्षण जो प्रकट करने वाले होते हैं उनके एलील या विकल्प कहलाते हैं। यानी किसी भी जीव के जो विशेष लक्षण जोड़ी के रूप में एक लक्षण प्रकट होता है वो आपका क्या कहलाता है, एलील या विकल्प कहलाता है। जीव के 2 विपर्यासी स्वरूप, इसका मतलब क्या हुआ
कि जीव के दो विपर्यासी स्वरूप हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? जीव के दो विपर्यासी स्वरूप, ये उनका अलग अलग जो स्वरूप है, जीव के दो विपर्यासी स्वरूप या दो अच्छे अच्छे जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन लक्षणों को हम एलील कहते हैं, विकल्प कहते हैं। इस चीज को भी आप अच्छे से क्या करना है? ध्यान रखना है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। इन्हीं को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? सामान्य रूप से हम कहते हैं युग्म विकल्पी, क्योंकि ये जोड़ी के रूप में होते हैं। इनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा जोड़ी के रूप में उपस्थित होते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक है ना, गुणों को नियंत्रित करने वाले कारकों का जोड़ा, गुणों या लक्षणों को नियंत्रित करने वाला जोड़ा। जो लक्षण है अलग अलग, उन लक्षणों को या उन गुणों को नियंत्रित करने का जो एक जोड़ा बनता है, उसको हम विकल्प बोलते हैं, एलील कहते हैं। तो एलील से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है? एलील क्या है? वास्तव में वैकल्पिक रूप, स्वरूप या संस्करण होता है। दो या दो से अधिक उनके विकल्प होते हैं, जोड़ी के रूप में इनके लक्षण प्रकट होते हैं। जीव के दो विपर्यासी स्वरूप कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा, तो ये जो टी है ये आपका युग्म विकल्प है। इन दोनों के द्वारा जो विकल्प बने हैं ये युग्म विकल्प के रूप में रहते हैं, जोड़ी के रूप में उपस्थित रहते हैं। इनको एलील कहते हैं। गुणों या लक्षणों को नियंत्रित करने वाला जो जोड़ा है वो आपका विकल्प कहलाता है। ठीक है ना। अब विकल्पी में आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। सबसे पहले आता है प्रभावी एलील। अब प्रभावी एलील क्या होते हैं? ये जो होते हैं जो F1PD में प्रकट होते हैं। यानी कि जो आपकी प्रथम पीढ़ी है, उस प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं किसी भी जीव के अंदर, जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण विशेष प्रकट हो रहे हैं वो लक्षण प्रभावी एलील कहलाते हैं। जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं जो प्रभावी लक्षण होते हैं, यानी कि ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, दोनों में ही क्या देखने को मिलते हैं? समयुग्मजी और आपके विषमयुग्मजी होते हैं। समयुग्मी और विषमयुग्मी में दोनों में समान लक्षण प्रकट करते हैं। समान लक्षण समयुग्मजी की हम बात करेंगे। देखो समान, ये देखो ये समयुग्मजी है और ये आपका विषमयुग्मजी। जब आप ये दोनों जब हम बात करते हैं, इन ये जब F1 पीढ़ी में जो प्रकट होते हैं तो इनके अंदर समयुग्मी और विषमयुग्मी दोनों में ये अपना समान लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक है ना। तो दोनों के अंदर ये समान लक्षण प्रकट करते हैं, समयुग्मी और विषमयुग्मी, यानी कि सॉरी समयुग्मी और, जैसे ये टी है ये भी समयुग्मी है, टी है ये आपका विषमयुग्मी है। तो समयुग्मी और विषमयुग्मी दोनों के अंदर ये क्या अपने समान लक्षण प्रकट करते हैं। दूसरा आता है अप्रभावी एलील। दूसरा आपका आता है अप्रभावी एलील। अप्रभावी एलील ये पूछा जाता है। अप्रभावी एलील क्या होते हैं? एक तो क्या है, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते। ठीक है। इनके लक्षण है प्रभावी नहीं होते। इनके लक्षण क्या है? प्रभावी नहीं होते। ये केवल
समयुग्मजी लक्षण प्रकट करते हैं। ये दोनों में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे प्रभावी एलील, तो ये देखना अप्रभावी जो एलील होते हैं ये केवल समयुग्मी में, जैसे टी आपका टी, ये जो मान लो कोई पौधे शुद्ध पौधे की बात कर रहे हैं, केवल इन्हीं के अंदर अपना प्रभावी लक्षण प्रकट करते हैं और विषमयुग्मी में प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं करते। जबकि प्रभावी एलील है वो समयुग्मजी और आपके विषमयुग्मी दोनों में समान लक्षण प्रकट करते हैं, और ये केवल और केवल समयुग्मी के अंदर अपने लक्षण प्रकट करते हैं, विषमयुग्मी में अपने लक्षण प्रकट नहीं करते। तो एलील क्या होता है? एक विशेष प्रकार का विप्रियासी जोड़ा होता है, लक्षणों का विप्रियासी जोड़ा कह सकते हैं, लक्षणों का विप्रियासी जोड़ा भी कह सकते हैं। लक्षणों का विप्रियासी जो जोड़ा होता है उसको हम एलील कहते हैं, जो एक युग्म विकल्प के रूप में यानी कि एक जोड़ी के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो अपने लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हम कहते हैं प्रकट होते हैं। उसमें ध्यान रखना, प्रभावी जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं, जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण भी इन्हीं के साथ देख सकते हैं। प्रभावी लक्षण तो वो होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते। तो इनमें ध्यान रखना, ये दोनों समयुग्मी और विषमयुग्मी में समान लक्षण प्रकट करते हैं। ये केवल और केवल समयुग्मी के अंदर अपना प्रभाव है वो प्रकट करते हैं, समयुग्मी अवस्था में ही प्रकट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर ये चीजें हैं, समयुग्मी के अंदर आप देख सकते हो शुद्ध बोना, ये हम कह सकते हैं शुद्ध बोना है, इसके अंदर अपना लक्षण प्रकट करता है, केवल समयुग्मी अवस्था में ये अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है। ध्यान करना, समयुग्मजी समयुग्मजी का मतलब ही है समान लक्षण प्रकट करने वाले जोड़े, होमोजाइगस, होमोजाइगस। इसका मतलब है दोनों एलील क्या हो, दोनों एलील समान हो, क्या कहलाते हैं? समयुग्मी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो देखना, शुद्ध लंबा, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने टी और टी। शुद्ध बोलना एग्जाम्पल होता है जैसे टी और टी, यानी कि दोनों होमोजाइगस का मतलब है दोनों एलील क्या हो, यानी जो विप्रियासी जोड़ा भाग ले रहा है ये एक विप्रियासी जोड़ा होता है। इस विप्रियासी जोड़े के दोनों जोड़े हैं वो क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। दोनों एलील क्या हो? समान गुणधर्म वाले हो, दोनों एलील समानता प्रकट करते हो, दोनों एलील समान हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? समयुग्मी। और दूसरा आता है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोजाइगस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? दोनों एलील असमान हो, दोनों एलील असमान हो, यानी जो विप्रियासी जोड़े के अंदर भाग लेने वाले जो एलील हैं यानी कि जो ग्रुप हैं वो दोनों कभी क्या न हो? समान न हो, अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं विषमयुग्मी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे टी और टी अशुद्ध लंबा। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी में क्या होता है? अशुद्ध लंबा। और एक ध्यान रखना, ये प्रकट कहाँ होते हैं, इस पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होते ये हैं, लेकिन आपसे पूछे कि ये विषमयुग्मी अगर जब बात करें प्रकट किस में होंगे, केवल और केवल किस में प्रकट होते हैं? ये समयुग्मजी में प्रकट होते हैं। यानी F1 पीढ़ी के दौरान समयुग्मी, जैसे मान लो टी टी इंटू टी टी का हम जब क्रॉस कराते हैं उस समय ये क्या होते हैं? इसी के द्वारा ये प्रकट होते हैं, यानी समयुग्मी अवस्था में ही ये प्रकट होते हैं। लेकिन होते क्या है? दोनों एलील असमान होते हैं, उसको हम विषमयुग्मजी कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त नहीं होते, इनके द्वारा F1 पीढ़ी के अंदर ये प्राप्त नहीं होते, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त नहीं होते। अब ये F1 पीढ़ी होती है, इसका जब हम क्रॉस कराते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो ये विषमयुग्मी है ये कहाँ प्राप्त होते हैं? आपकी F2 पीढ़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो समयुग्मजी
और विषम युग्मी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, दोनों समान हो, शुद्ध एग्जाम्पल आ सकता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान करना, ये प्रकट किसके द्वारा होंगे, केवल समयुग्मी लक्षणों की अवस्था में ही ये प्रकट होते हैं, लेकिन F1PD में प्रकट नहीं, और कहाँ प्रकट होते हैं, ये आपके F2PD में प्रकट होते हैं। समयुग्मी क्या है, विषम युग्मी क्या है, पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं परिभाषिक शब्दावलियों पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब इसके बाद में आते हैं लक्षण प्ररूप। अब आता है लक्षण प्ररूप, यानी कि क्या होता है लक्षण प्ररूप या समलक्षणी, समलक्षणी या फिनोटाइप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समलक्षणी या इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप ये इंपॉर्टेंट है अभी। फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स यानी कि कौन से लक्षण प्रकट हो रहे हैं, और लक्षण प्ररूप का मतलब है समान जब लक्षण प्रकट होते हैं, समान है जब लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो लक्षण क्या क्या है, उन लक्षणों को हम बोलते हैं समलक्षण प्ररूप या समान लक्षण प्ररूप। ध्यान करना, ये होता है बाहर से देखने पर जो लक्षण प्रकट हो, बाहर से देखने पर जो लक्षण प्रकट हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, लक्षण प्ररूप कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, मेंडल के जब हम प्रयोग की बात करेंगे तब देखना, जैसे देखना शुद्ध लंबा, ठीक है, फिर है अशुद्ध लंबा, पौधा ले रहे हैं हम, पौधे पर एग्जाम्पल ले रहे हैं पौधे का, शुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ये हमने ले लिया। अब यहां देखिएगा शुद्ध लंबा एक है, अशुद्ध लंबा भी एक है और शुद्ध बोना भी एक है। अब यहां देखिए कि बाहर से देखने पर लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर आएगा लंबापन और आपका बोनापन, और हमेशा आपसे जो आपका लक्षण प्ररूप है इसका आपसे पूछा जाता है अनुपात। क्या पूछा जाता है, अनुपात। देखिए बाहर से हमें देखने पर दो ही लक्षण प्रकट हो रहे हैं यहाँ, कौन से, लंबा और बोना। यदि लंबापन की बात करें तो कितने लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, दो, और बोनेपन की बात करें तो हमें लक्षण प्राप्त हो रहा है केवल और केवल एक लक्षण प्राप्त हो रहा है। यानी बाहरी स्वरूप से देखने पर हमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं, आपके लक्षण प्ररूप, समलक्षणी या फिनोटाइप्स। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अगर प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि आपके सामने ये आता है, मान लीजिए ये F1PD है, इसके अंदर आप ये तीन चीजें ले रखी है और आपसे ये कहा कि तीनों की मात्रा एक 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 है, शुद्ध लंबा एक है, अशुद्ध लंबा एक है और शुद्ध बोना एक है। यदि आपसे इसका अनुपात आ गया हमारा मतलब 2:1, आपसे पूछे कि इसका फिनोटाइप कुल कितना है, तो इसका फिनोटाइप कुल कितने प्रकार का हो गया, आपके दो टाइप का, एक लंबा और दूसरा बोना। अनुपात पूछे तो 2:1 और कुल पूछे तो कितने हैं, 2 हैं। समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने प्रकट हुए, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। यानी फिनोटाइप्स कितने हैं, केवल 2 टाइप के, 2:1 के अंदर आपका फिनोटाइप्स आ गया। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के फिनोटाइप्स हैं, 2 प्रकार के, एक लंबापन दर्शा रहा है, एक बोनापन। अब देखिए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं जीनोटाइप की। इसकी बात करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप को हम बोलते हैं समजीनी, यानी कि जीन के जो लक्षण हैं, समजीनी, फिनोटाइप, जीनोटाइप, समजीनी, या हम इसको बोलते हैं जीनी प्ररूप। इसी को क्या बोल देते हैं, जीनी प्ररूप।
क्या बोला जाता है? जीनी प्ररूप। यानी कि जीन के जो लक्षण होते हैं, यानी हम कहते हैं जीन की उपस्थिति, जीन की उपस्थिति को जो दर्शाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप्स कहलाते हैं। कि टोटल जीन कितने भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक, जीन की उपस्थिति, या फिर क्या कहते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले कारक। कुल कारक कितने हैं? बाहर से देखने पर बाहरी आकृति मॉर्फोलॉजी जिसकी दिख रही है वो तो हो गया आपका लक्षण स्वरूप, और उसके अंदर टोटल जीन कितने, यानी लक्षण कितने प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार का हमने एग्जांपल देखी, जैसे पौधे की हम एग्जांपल की बात करें, हम पौधे का एग्जांपल ले रहे हैं तो देखना, शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध बोना और अपना अशुद्ध लंबा, ये हमने ले लिए तीन। तो यहाँ पर ये देखो, मान लीजिए शुद्ध लंबे को हम टी टी लिख रहे हैं, और शुद्ध बोने को हम टी टी लिख रहे हैं, और अशुद्ध लंबे को हम क्या लिख रहे हैं? टी और टी से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ देखना, जब हमने क्या बात की थी, अब हमने इन तीनों में देखिएगा, तीनों के लक्षण अलग अलग कारक निर्धारित करें। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। लेकिन जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप की जब हम बात कर रहे हैं कि कितने कारक इसको दर्शा रहे हैं, तो कितने कारक अनुपात यदि इनका पूछा जाए तो इनका अनुपात कितना है? 1:1:1, यानी कितने लक्षण प्रकट हो रहे हैं? एक तो शुद्ध लंबा प्रकट हो रहा है, एक शुद्ध बोना प्रकट हो रहा है, एक अशुद्ध लंबा प्रकट हो रहा है। यानी उसके अंदर टोटल कितना प्रकार हो गए? तो इसके अंदर टोटल 3 प्रकार के लक्षण है। लक्षणों की बात करें तो 2 ही प्रकार के थे, लेकिन यदि जिनों की बात करें तो जिन इसके अंदर कितने प्रकार के टाइप के आ रहे हैं? 3 टाइप के आ रहे हैं। यानी जीनोटाइप और आपके फिनोटाइप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं। ये देखना, लक्षण प्ररूप में क्या होते हैं? समान लक्षण, और बाहर से देखने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं, और इनका अनुपात हमेशा इस प्रकार से रहता है कि लक्षण कितने हैं, लंबा कितना है, बोना कितना है, उसमें शुद्ध अशुद्ध का नहीं पूछा जाता, उसकी सीधी डायरेक्ट परफॉर्मेंस। और ये हमने जो लिखे थे ये तो हो गए आपके लक्षण प्ररूप, जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन से लक्षण हैं? इसी प्रकार से मान लो कोई दो हरा रंग गुलाबी रंग लेके करवाया जा सकता है, क्रॉस किसी भी करवाया जा सकता है। जैसे आपसे ये लिखे, क्वेश्चन ऐसे लिख दे कि मान लो ए है ना, ए बी, और आपसे ए और ए, मान लो ये 3 चीजें लिखकर आपसे पूछे कि आपका इसको जीनोटाइप और आपके इसके फिनोटाइप, ये आपको बताने हैं। अब आपके सामने ये 3 चीजें रख दी और आपसे प्रश्न सीधा पूछा जा रहा है कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताओ और इनके टोटल प्रकार बताओ, तो हम इस प्रश्न को आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यदि हम बात करें जीनोटाइप की, तो जीन इसके अंदर कितने हैं? 1 1 और 1, तो जीन इसके अंदर कितने हैं? 3 हैं। जबकि फिनोटाइप आपके कितने हैं? ये देखो शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, और ये, तो फिनोटाइप आपके 2 हैं, जीनोटाइप आपके 3 हैं। यदि इनका अनुपात पूछे तो 1:1:1 है, जबकि इनका अनुपात 2:1 होगा। यानी 2 सेम चीजें, 2 विकल्प यदि समान विकल्प दिखाई दे रहे हैं, यानी समयुग्मी जोड़े जितने हैं वो उनका एक समान लक्षण है, और विषम युग्मी जोड़ों का लक्षण है वो अलग अलग है, तो उसको हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। जीनी प्ररूप का मतलब है कि जीन कौन कौन से भाग ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीनी प्ररूप कहते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं इसको, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल देके सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप आपसे पूछे जा सकते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप से हर बार प्रश्न बनता है, सीधा सा प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे मेंडल की हम बात करेंगे, मेंडल के संकरण की बात करेंगे, तो वहां अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें अभी प्रश्न आया था कि कितने होते हैं, उनके अंदर जीनोटाइप का प्रश्न पूछा गया था, टोटल प्रकार कितने हैं वो पूछ लिया गया था। जैसे उनका प्रयोग था 3:1 में आपका फिनोटाइप होता है, 1:2:1 में आपका जीनोटाइप होता है। तो ये प्रश्न पूछा था कि इसमें टोटल प्रकार कितने होंगे, तो इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 नहीं होंगे, बल्कि कितने प्रकार, तो केवल क्या है? 3 प्रकार होंगे। तो इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। अभी ये प्रश्न आया था कि इसके अंदर जीनोटाइप के कितने प्रकार होंगे।
वहां अनुपात नहीं पूछा गया था, प्रकार पूछा गया था। यदि आपसे फिनोटाइप का प्रकार पूछा जाता तो फिनोटाइप 2 प्रकार का हो जाता। मेंडल के नियम से सीधा प्रश्न उठा के पूछा गया था। शब्दावलियों के नेक्स्ट बाद हमारा पूरा चैप्टर ही मेंडल पर रहेगा, मेंडल के नियम और मेंडल ने प्रयोग कैसे किए थे और इसका लक्षण स्वरूप, जिन्हों स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित करते हैं और इनके होने वाले आनुवंशिक विकारों के बारे में ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि आनुवंशिक विकार इसके कौन कौन से होते हैं। इसके बाद एक छोटी सी चीज आपसे और पूछी जा सकती है इसमें से, उसको ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज आपसे पूछी जाती है, वो पूछा जाता है आपके संकरण के बारे में। क्या पूछा जाता है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है? यानी हम विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट करने के लिए किसी के मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। दो जातियों के मध्य कोई क्रॉस करवाते हैं, उस क्रॉस के द्वारा हम एक नई संतति उत्पन्न करते हैं। यानी मान लीजिए दो जीव हैं, उन दो जीवों के बीच, और ये दोनों जीव क्या होंगे? अलग अलग लक्षण के, अलग अलग लक्षण के दो जीव हैं, उन दोनों जीवों के बीच में क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। और क्रॉस करवा के क्या उत्पन्न की जाती है? नई संतति उत्पन्न की जाती है। नई संतति उत्पन्न की जाती है। और ये नई संतति प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वो आपका क्या कहलाता है? संकर या हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना? संकर या हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है कि संतति को कैसे प्राप्त करते हैं और नई पीढ़ी के द्वारा विशेष लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं। तो आजकल वर्तमान में हाइब्रिड बीज भी जितने भी आ रहे हैं वो संकरण की ही प्रक्रिया है। एक ही प्रजाति, इसका मतलब क्या है? एक ही प्रजाति या निकट संबंधित प्रजाति, या तो एक ही प्रजाति होगी या उससे संबंधित कोई निकट से संबंधित प्रजाति का आपस में निषेचन करवाया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया करवाई जाती है और ये निषेचन ही आपका संकरण कहलाता है। निषेचन करवाने की जो प्रक्रिया है, निषेचन करवाने की प्रक्रिया ये आपका कहलाता है संकरण। क्या कहलाता है? संकरण। या तो एक ही प्रजाति होगी और या एक से अधिक प्रजाति की जब बात करें तो उससे संबंधित निकट संबंधित प्रजाति के मध्य क्या करवाया जाता है? निषेचन की प्रक्रिया, यानी क्रॉस करवाया जाता है। उन संकर जातियों के मध्य क्रॉस के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया करवाई जाती है और एक नई संतति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक नई संतति प्राप्त होती है। और ये नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। संकरण मुख्यतः 3 प्रकार से पढ़ते हैं, एकल, द्वि और आपका त्रिसंकरण। अब एकल संकरण का मतलब है एक ही जाति के मध्य एक ही विशेष प्रकार के लक्षण मध्य केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। एकल संकरण का मतलब है एक लक्षण की वंशागति, लक्षण की वंशागति, यानी एक लक्षण किस प्रकार से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। यहां क्या होगा? 2 लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति। और इसमें क्या होता है? 3 लक्षणों की वंशागति। और ये हम मेंडल के पूरे चैप्टर के बारे में एकल संकरण, संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण तीनों ही पढ़ने जा रहे हैं। एकल संकरण में क्या होता है? एक लक्षण की वंशागति किस प्रकार से हो रही है, 2 लक्षणों की वंशागति किस प्रकार से हो रही है और 3 लक्षणों की वंशागति किस प्रकार से होती है, इनका अध्ययन किया जाता है। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था आनुवंशिकता, आनुवंशिकता के बारे में क्या है कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता के खोजकर्ता कौन थे, आनुवंशिक शब्द किसने दिया था, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावलियां हैं, ये इंपॉर्टेंट रहती है। इनके आधार पर ही आनुवंशिकता पूरा चैप्टर चलता है। तो इन परिभाषिक शब्दावलियों से अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और बार बार अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। संकरण के बारे में सीधा सा प्रश्न छोटा सा पूछा जा सकता है कि जब एक लक्षण की वंशागति हो रही है तो किस प्रकार का संकरण कहलाता है। ये प्रकार के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। साथ ही साथ संकरण के बारे में पूछा जा सकता है कि संकरण होता क्या है। तो आज के चैप्टर के ये मुख्य परिभाषिक शब्दावलियां जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। तो साथ ही साथ इन चीजों को आप अपने नोट्स के रूप में भी आप
लिख कर अच्छे से पढ़ सकते हो। 2-3 बार अगर आप क्लास देखते हो तो आपको ये चीजें हैं अच्छे से तैयार हो जाएगी, तो ध्यान कर लेना। इसमें क्या विशेष ध्यान रखना है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है युग्म विकल्पी और जो अपने है ना समयुग्मी, विषमयुग्मी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा जीनोटाइप और फिनोटाइप पर विशेष प्रकार से प्रश्न बन के आते हैं, उनको आप विशेष तौर से अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी अधिक से अधिक क्लास का क्या उठा सके, लाभ उठा सके। और साथ ही आपके लिए कुछ ही दिनों में हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज उत्तम पाठशाला पर लेकर आ रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अब एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।